हेलो दोस्तों, तो अगर आप भी अब कहीं ना कहीं सीटी ग्रुप डी की तैयारी करते हैं और ग्रुप डी की तैयारी में जहाँ कहीं जनरल साइंस सबसे ज़्यादा मार्क्स के 15 मार्क्स के आसपास है, हरियाणा जीके के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और उसके अलावा मैथ, रीजनिंग और ये भी जो पोर्शन है वो डिटेल वाइज आपने सिलेबस देख लिया है। लेकिन आज से हम डेली आपके लिए जनरल साइंस, मैथ्स और हरियाणा जीके और इंडिया जीके पर एक विस्तृत वीडियो लेके आएंगे डेली, जिसमें आप मैथ्स, रीजनिंग, जीएस जो भी कुछ, और उसमें अच्छे मार्क्स के लिए मतलब 80+ मार्क्स के लिए आपको ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे लेंथी चीज मतलब जो बारीकी चीज से आपको बताया जाएगा वो शायद कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन अगर चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और ये जो सारा कंटेंट है वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोर्स खरीदने पड़ेंगे या फिर कुछ और तरीके से आपके पास पैसे लिए जाएंगे। आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसलिए सबसे पहले आज हम जिसके लिए वीडियो लेके आए हैं वो है ब्लड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे इस वीडियो के बाद आप बिल्कुल क्वालिफाई कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। कैसे? देखिए, ब्लड में दो टाइप से हैं, एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा प्लेटलेट्स होती हैं। प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, जहां पे प्लेटलेट्स की परसेंटेज है 40%, आप याद रखना ये 40% और प्लाज्मा होता है 60% किसी ब्लड की मात्रा में। अब यहां पे जो 60% है ना, उसमें 90% क्या होता है, पानी होता है, और 7% प्रोटीन, 0.7% लवण, 0.23% के आसपास ग्लूकोज, जो मिलके बनता है क्या, प्लाज्मा। और प्लाज्मा से जब इन चीजों को हटा लिया जाता है तो उसको बोलते हैं सेरम। तो सबसे पहले आपको पता करना होगा प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा एक लिक्विड है जिसमें 90% क्या होता है, पानी होता है। जब हम प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो 40% है, तो 40% में 3 टाइप की प्लेटलेट हो जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिसको बिंबाणु बोल सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पहले ब्लड का पढ़ने से पहले ब्लड का आपको क्या होना पता चले, थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। जैसे ब्लड का पीएच लेवल 7.4 होता है। पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। 7 से ऊपर क्या होता है, बेस। आपको पता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। 7 से नीचे क्या होता है, एसिड, जैसे नींबू। इनका क्या होगा 4.3, 2.3 ऐसे घटते हुए। लेकिन ये न्यूट्रल पे माना जाता है ब्लड और वाटर। थोड़ा सा ऊपर है लेकिन एक्चुअल में माना जाएगा क्या, न्यूट्रल। पीएच मान 7.3। अब एक पूरा वयस्क व्यक्ति है, उसमें उसका जो वेट होता है ना, उसके वेट का लगभग 7% के आसपास क्या होता है, ब्लड होता है। मतलब अगर मैं ब्लड की मात्रा मानूं 4 से 5 लीटर के आसपास है। और ये मेल की बात है। फीमेल में क्या होता है, इससे थोड़ा सा कम, मतलब यहां पे लगभग आधा लीटर के आसपास कम, आधा से 1 लीटर फीमेल में कम होता है मेल के मुकाबले ब्लड की मात्रा, खून की मात्रा। और जब जैसे ब्लड की बात आती है ना, ब्लड कार्य क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि ब्लड आपके जो शरीर का जो टेम्परेचर है ना, उसको मेंटेन रखता है। मतलब आपके शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखता है। अगर ब्लड में जरा सा भी सर्कुलेशन ना हो तो कहीं ना कहीं वो पार्ट या तो उतना टेम्परेचर नहीं लगेगा जो आपके शरीर के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो इसका मतलब पहला कार्य ये हो गया कि टेम्परेचर। दूसरा, सर्कुलेशन लेता है, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और जो बाकी जो शरीर के लिए पाचक तत्व है वो शरीर के सभी अंगों में पहुंचाता है। क्या क्या, CO2, O2 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो लवण, जो यूज अनयूज, सारा सर्कुलेशन करता रहता है। लंग्स के ऊपर लेके जाता है, लंग्स से वापस लेके आता है, ये सर्कुलेशन चलता रहता है। तो ब्लड का कार्य क्या होगा, दो तो सबसे इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर, सर्कुलेशन। उसके अलावा ब्लड शरीर में कहीं ना कहीं
सिंपल सा, अगर मैं जैसे जब आप सांस लेते हैं ना, ऑक्सीहिलेशन उसको बोलते हैं, ऑक्सीहिलेशन, और वो जब ऑक्सीजन लेके जाता है तो पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है और उससे क्या होता है, शरीर में एनर्जी आती है। आपको पता है ना, जो आपने सांस लिया और जो भोजन किया वो क्या होता है, फिर रिएक्शन के बाद ग्लूकोज में टूटता है और उससे एनर्जी मिलती है। और आपको पता है जब आप थक जाते हैं तो लैक्टिक एसिड आपके शरीर में जमा हो जाता है, इसलिए आपको क्या होते हैं वहां पे दुखन मतलब दर्द होता है अगर आप थोड़ा सा ज्यादा कार्य कर लेते हैं। लेकिन जैसे आप गर्म पानी से नहाते हैं ना, तो वो लैक्टिक एसिड वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर में, मतलब ग्लूकोज में, शुगर तो नहीं कहूंगा, ग्लूकोज, और फिर से वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तभी आप देखना जब कोई कार्य करते हैं आप काफी हार्ड वर्क, उसके बाद जब नहाते हैं गर्म पानी से तो आपको क्या रिफ्रेशिंग मूवमेंट सा महसूस होता है। वापिस आते हैं ब्लड पर। तो ये तो था एक बेसिक सा कार्य ब्लड, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। अब हम इनके बारीकी से पढ़ते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में कि इनके कार्य क्या है, कैसे ये कार्य करती हैं, कहां पे इनका निर्माण होता है, कितने दिन के लिए इसका कार्यकाल होता है, बाकी सब चीज डिटेल से। तो सबसे पहले आरबीसी, रेड ब्लड सेल का निर्माण कहां होता है भाई, बोन मैरो में होता है, मतलब अस्थि मज्जा, बोन मैरो जिसको बोलते हैं ना, उसमें होता है। इसका कार्यकाल लगभग 110 से 120 दिन होता है। 110 से 120 दिन बाद ये अपना आप ऑटोमेटिक इसका कार्यकाल खत्म हो जाता है, मतलब ये मर जाती है। कहां पर, लीवर में, लीवर और स्प्लीन में, या प्लीहा बोल सकते हैं, उसमें इनका डेथ हो जाती है, मतलब जहां पे इसकी कब्रगाह बोल सकते हैं, लीवर या स्प्लीन। इसकी कमी की वजह से देखें एनीमिया रोग हो जाता है, लोहे की कमी बोल सकते हैं उसमें। देखिए जब हेमोग्लोबिन की बात आती है तो हेमो का मतलब होता है कलर, जिसका कलर की वजह से इसका रंग क्या होता है, रंग लाल, और ग्लोबिन का मतलब होता है यहां पे कलर के साथ उसमें जो मात्रा है ना वो, तो इन दोनों को मिला के हेमोग्लोबिन बना। दूसरी बात, अब जब हेमोग्लोबिन की बात आती है तो आप डॉक्टर के पास कई बार जाते हैं तो डॉक्टर क्या बताता है कि मेल में हेमोग्लोबिन की मात्रा 14 से 15.6 के आसपास होनी चाहिए और फीमेल में 13 से 14 के आसपास, मतलब 14.5 बोल सकता हूं मैं, फीमेल में 13 से 14.5 ये होती है इनकी एग्जैक्ट मात्रा। लेकिन अब आप समझे कि आरबीसी, देखिए एक तो होता है आरबीसी की काउंट, कितनी आरबीसी हैं, दूसरा होता है हेमोग्लोबिन चेक कैसे किया जाता है, हेमोग्लोबिन। इसके लिए दो चीज हैं। आरबीसी की काउंटिंग करने के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl के घोल में उसको चेक किया जाता है, सोडियम क्लोराइड के घोल में इसको डालकर तब चेक किया जाता है आरबीसी कितनी है। और दूसरा हेमोग्लोबिन के लिए होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रो SPECTRO, फोटो PHOTO, फोटोमीटर, ये याद रखना आपको। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हेमोग्लोबिन चेक करने के लिए होता है और आरबीसी की काउंट करने के लिए सोडियम क्लोराइड का घोल का यूज किया जाता है कि कितनी आरबीसी काउंटिंग। दूसरा जो व्यक्ति देखें, जो व्यक्ति ऊंचाइयों पर रहता है ना, पहाड़ों में, वहां पे आरबीसी की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आरबीसी क्या करती है, ऑक्सीजन की पूर्ति करती है। आरबीसी ऑक्सीजन को, जो ब्लड है उसको ऑक्सीजन को लेके जाती है और वापस CO2 लेके आती है, तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है ऊंचाइयों पर जो लोग रहते हैं, इसलिए वहां पर आरबीसी की संख्या ज्यादा मिलती है नॉर्मल, जो आम व्यक्ति जहां पे रहते हैं, नॉर्मल समुद्र तल से नीचाई, उस ऊंचाई से नीचे, मतलब धरातल पर आप रह रहे हैं और पहाड़ों पे रह रहे हैं, तो वहां पे जो पहाड़ों पे रह रहे हैं वहां पे उनके लिए आरबीसी की संख्या ज्यादा है। और जब सबसे बड़ी बात आती है कि आरबीसी का निर्माण कैसे होगा, आप क्या खाएं जिससे कि आप में रेड ब्लड सेल ज्यादा हो, तो कभी आप देखना जब डॉक्टर से आप सलाह लेते हैं, कई बार क्या हो जाता है, डॉक्टर क्या होगा, फोलिक एसिड, आपको फोलिक एसिड की दवाई देगा,
उसके अलावा विटामिन B12 देगा, उसके अलावा आयरन। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है किसके लिए, हेमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए। फोलिक एसिड, B12, आयरन की, इनसे संबंधित जब कमी हो जाती है तो इनको पूर्ति के रूप में दिया जाता है। वो से क्या करते हैं, बचाव करती है। तो व्हाइट ब्लड सेल का कार्यकाल लगभग 2 से 4 दिन होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, जब जैसे डेंगू हो जाता है ना कई बार डेंगू, तो डेंगू होने से इनकी व्हाइट ब्लड सेल की जो निर्माण संख्या है, निर्माण कहां होता है, यहां पे इसको प्लीहा और बोन मैरो। हालांकि देखिए रेड ब्लड सेल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है निर्माण का, वो कहां होता है, प्लीहा और यकृत में, लीवर में। प्लीहा का मतलब स्प्लीन और लीवर में। लेकिन जब वो अडल्ट हो जाती है, थोड़ी सी इंप्रूव कर जाती है, तब उसका बोन मैरो में चला जाता है। तो यहां पे डेंगू जब हो जाता है तो इसलिए प्लीहा या बोन मैरो में उसका निर्माण नहीं हो पाता, इसलिए वो क्या हो जाती है, शरीर और भी कमजोर हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका सबसे वो क्या है, लिम्फोसाइट। इसका पार्ट मतलब ये एक लिम्फोसाइट होती है और ये सबसे ज्यादा मात्रा है जो व्हाइट ब्लड सेल की हो, जो रोगों पर क्या करती है, अपना अटैक करके उसी को यूज कर लेती है, मतलब कंज्यूम कर लेती है। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा, उसके बाद लिम्फोसाइट। और प्लेटलेट्स का आपको पता है, प्लेटलेट्स क्या कार्य करता है कि प्लेटलेट्स जब आपके कोई ब्लड क्लोटिंग, जिसमें फाइब्रिन, याद रखना आपको, फाइब्रिन एक एंजाइम होता है, जब आपके लगती है, कोई चोट लगती है, तो वहां पे क्या हो जाता है, ये इन ब्लड सेलों को बाहर नहीं आने देता, एक जाल सा उसके चारों तरफ लगा देता है जिससे वो बाहर नहीं आ देता। तो फाइब्रिन ये कैसे बनता है, फाइब्रिन प्लस थ्रोम्बिन, और उसको बोलते हैं फाइब्रोथ्रोम्बिन, जो आपके ब्लड क्लोटिंग को लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा जब आपने जैसे तीनों चीज पढ़ ली, अब इसमें कमी किन की, ब्लड में जो की कमी, क्या किस किस कारण से कमी हो जाती, कौन से रोग हो जाते हैं। तो पहला तो आपने पढ़ ही लिया, एनीमिया, जिसमें लोहे की कमी की वजह से, आयरन की कमी की वजह से क्या हो जाता है, आरबीसी में गिरावट आ जाती है। दूसरा होता है हमारे पास, देखिए यहां पे ल्यूकेमिया का मतलब होता है जब व्हाइट ब्लड सेल की संख्या ज्यादा हो जाए, तो शरीर के लिए ये हानिकारक हो जाती है। और जबकि यहां पॉलीकैथीमिया का मतलब होता है जब रेड ब्लड सेल की संख्या क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो मतलब एक्सेस की वजह से ये दो बीमारियां होती है। ल्यूकेमिया का मतलब व्हाइट ब्लड सेल, और पॉलीकैथीमिया का मतलब राइट ब्लड सेल ज्यादा हो जाए। और क्लोटिंग डिसऑर्डर का मतलब जब ब्लड क्लोटिंग सही ढंग से ना हो, तो इसका मतलब किसके ऊपर, प्लेटलेट्स में गड़बड़ी, डिसऑर्डर आ जाता है। इसके अलावा अब ब्लड जो ब्लड ग्रुप है वो कितने हैं और किसने खोज की, देखिए ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टीनर ने की थी, लैंडस्टीनर ने। और 4 ब्लड ग्रुप थे, ए बी और ओ, जहां पर ओ क्या था, सभी को ब्लड दे सकता है, और ए बी सभी का ब्लड ले सकता है। ओ ब्लड सभी को दे सकता है, ये सभी को ब्लड ले सकता है। मतलब इसको इंटरनेशनल में ये बोलूं तो रेसिपिएंट बोलते हैं, और इसको डोनर बोल सकते हैं। मतलब ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। और एक होता है आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर का मतलब, देखिए आरएच फैक्टर का एक बड़ा अजीब सा फैक्टर है। क्या है ये, कि बंदरों में पाया गया था पहले बार। एक होता है आरएच पॉजिटिव और एक आरएच नेगेटिव। अगर आरएच पॉजिटिव, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखें, जब आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव को ब्लड दिया जाता है ना, तो पहली बार में तो हो सकता है वो ठीक ठाक हो, लेकिन दूसरी बार अगर आरएच पॉजिटिव को आरएच नेगेटिव को दिया जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। किसकी, आरएच नेगेटिव की। ऐसे उनकी बच्चों पर भी है। अगर आरएच पॉजिटिव फादर का है, आरएच नेगेटिव मदर का है,
तो अगर जो पहला बच्चा होगा वो तो सही सुरक्षित होगा, लेकिन जैसे ही उसके बाद दूसरा बच्चा स्टार्ट होगा, मतलब वो बिल्कुल भ्रूण अवस्था में है या फिर जन्म ले लिया है, तो तुरंत ही क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। किस कारण से? RH फैक्टर। और उसके लिए फिर क्या लगते हैं? इंजेक्शन लगते हैं। और सबसे ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट और आया था कि हिपेरिन वर्ड होता है, एक हिपेरिन व्हाइट ब्लड सेल से संबंधित है। हिपेरिन की वजह से क्या होता है? ब्लड क्लोट नहीं करता। किसमें? नसों के अंदर। अगर नसों के अंदर ब्लड क्लोट हो जाए तो फिर तो आदमी वहीं पे डेथ हो जाएगी, इसलिए ब्लड के अंदर क्लोट नहीं होने देता। और कई बार जब ब्लड क्लोटिंग हो जाती है ना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन नहीं हो रहा, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हार्ट अटैक या इनकी प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखना आपको, हिपेरिन एंजाइम होता है जो ब्लड क्लोटिंग को रोकता है नसों के अंदर। तो इस तरह हमने देखे आज केवल ब्लड के संबंधित, कल आपके लिए पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ग्रुप डी के लिए हम सभी के लिए लेके आएंगे आपके लिए। लेकिन अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।